स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बचपन की साइंस की किताबों से लेकर के ग्रेजुएशन के लेवल तक कुछ वर्ड्स हैं जो अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत सिमिलर लगते हैं और हम एक कॉमन फ्रेज के तौर पे उन सबको ओवरलैपिंग वे में यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी साइंस की किताब में आपने अक्सर पढ़ा होगा, इवन इन एंथ्रोपोलॉजी फॉर दैट मैटर, डार्विन की थ्योरी। ठीक है, आपने पढ़े हैं कि आइंस्टाइन के क्या लॉज हैं, है ना। तो ये थ्योरीज, लॉज, एक्सप्लेनेशन, रिलेशंस, वेरिएबल्स, ये सारी की सारी इनमें डिफरेंसेस हैं या नहीं है। ठीक है, लॉज क्या है, थ्योरीज क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और इन सब के बीच में क्या कोरिलेशन है, इन सबको डिफरेंशिएट कैसे करें। कि आपने उस पर कभी जोर डाला है? अगर नहीं डाला है तो चिंता करने की बात नहीं है। हम आज के लेक्चर में यहां पे उस चीज को डील करने वाले हैं। कहां पे? एम्बर एंड एम्बर के चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में। बट बिफोर मूविंग ऑन, हमने जो ये नई सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की है एम्बर एंड एम्बर के ऊपर, बहुत सारी डिमांड थी आपकी, हमारे पास डीएम आ रहे थे लगातार, कमेंट सेक्शन में भी हमको एक दो बार ये चीज़ देखने को मिली है और फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो हमें ये एक लगातार तौर से कहा जा रहा था कि एम्बर एंड एम्बर को आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं सर। बाकी सारी कई सारी हमने चीज़ों को एड्रेस किया हुआ और हमने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया है। ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक 2 वीडियो हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे चैप्टर 1 को हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो एम्बर एंड एम्बर की किताब में लिखा हुआ है उसी पे, बिना अपनी चीज़ों को उसमें एक तरीके से या तो यूपीएससी के सिलेबस को आप कहिए या फिर किसी और सोर्स को उसमें मर्ज किए हुए, हमने प्योरली फ्रेशली उसको एक्सक्लूसिव रखा है एम्बर एंड एम्बर के फोरफ्रंट पे। और 2 चैप्टर्स, सॉरी, आपका पहले चैप्टर के 2 वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 आप तक पहुंच गए होंगे और यहां पे हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट 1 की। बट आई एम ग्लैड कि आपको ये जो सेशन है और जो सीरीज है एम्बर एंड एम्बर की, ये पसंद आई है। कुछ कमेंट्स अगर मैं देखूं तो हमारे पास आए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जो फर्स्ट वीडियो गया हुआ था। सो आई एम ग्लैड दैट यू पीपल लाइक दिस एंड आपको अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ रखनी है हमें। शिवानी शर्मा का है हमारे पास एक कमेंट की प्लीज़ कंटिन्यू द सीरीज। बहुत सारे एक्चुअली ऐसे ही हैं। योर एजुकेशनल मेंटर 7807 का हमारे पास सेम कमेंट आपको देखने को मिलता है। RK डुलोम का हमारे पास मैसेज आया कि थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग सच डिलाइटफुल टू अस। संजीव कुमार भी यही कहते हैं कि कंटिन्यू करें हम इस सेशन को। और उसके बाद भी कई सारे मैसेज है, खुशप्रीति सिंह हैं आप और दैट इंडियन गाय, कई सारे हमारे पास इस तरह के मैसेजेस आए हुए हैं जो हमसे सेम बात कह रहे हैं। क्या कि एम्बर एंड एम्बर की जो सीरीज हमने शुरू की है इसको कंटिन्यू रखें, ब्रेक ना करें। और हम कंटिन्यू रखेंगे भी अगर आपका रिस्पॉन्स इसी तरीके से हमें मिलता रहा, आपके काम आती रही ये किताब, तो पूरा का पूरा दारोमदार आपके ऊपर है कि इसको हम कितनी आगे तक, कितने डेप्थ में ले जाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कवर टू कवर इस एम्बर एंड एम्बर की पूरी किताब को आप तक पहुंचाएं कॉम्प्रिहेंसिव वे में, इजी लैंग्वेज में। क्योंकि कई बार फॉरेन ऑथर्स के जो वर्ड्स होते हैं, जो लेक्सिकन है, यानी कि जो शब्द हैं, वो समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। पर मैं उसी दिक्कत को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे आपके साथ मौजूद हूँ। और जो भी लेक्चर में PDF मटेरियल, PPTs यहाँ पे यूज होने वाली है, वो सब आपको पता है कहाँ पे मिलने वाला है। अगर नहीं पता है तो ये स्पेस टेलीग्राम का आपके सामने है, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सारे के सारे जो आपको PDF CPT मटेरियल्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और हम क्विजेस के सेशन भी रखते हैं, कई सारे न्यूज़ अपडेट्स के लिंक जो है, करंट अफेयर्स, GS से रिलेटेड टॉपिक जो है वो सब वहाँ पे शेयर हो रहा होता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको DM भेजना है, कोई पर्सनल मैसेज क्वेरी है, तो वो भी आप एड्रेस करवा सकते हैं। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जाइए, द सेपियंस वर्ल्ड का पोर्टल है, उस पर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, द सेपियंस वर्ल्ड। इस पोर्टल पे आप जाके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अपनी क्वेरी हो, डाउट हो, उसको क्लियर करवा लीजिए, द सेपियंस वर्ल्ड ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज़ है जो हमने 2 बार शेयर की हुई है। ये भी आपके लिए एक अप्रैल का तोहफा ही है, फ्रॉम द साइड ऑफ स्टडी IQ एंड ऑफ कोर्स माई सेल्फ टू। एंथ्रोपोलॉजी का जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है 21 अप्रैल से। और ना सिर्फ इस बार लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है, पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट मिलेगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम कवर करने वाले हैं, जहां पे क्लासेस और टेस्ट सीरीज साथ में साथ चल रही है। 21 अप्रैल से 1 PM ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस रहेंगी। साइट पर अगर जाते हो तो 2499 इसका प्राइस है, पर आपको पता है कि किस तरीके से मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है। कोड तो कई सारे हैं, पर यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं और पढ़ रहे हैं आप, हम आपको मिला के बनता है अस, तो कोड भी है यहाँ पे
अस लाइव यानी कि यूएस लाइव, इसको यूज करें और इसको कोर्स को पाएं। 15,999 में एनरोल्ड होइए और आपसे मुलाकात होती है 21 अप्रैल को 1 बजे शार्प, ठीक है। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली लेट्स जंप टू दी चैप्टर 2। पर उससे पहले हमने प्रॉमिस किया हुआ था, एक्चुअली कुछ केस स्टडीज हैं आपके पेपर 1 में, एम्बर एंड एम्बर में या किसी भी फॉरेन ऑथर की बुक उठाते हो तो प्लेन एंड सिंपल नहीं रखते हैं टेक्स्ट को, वहां पे अक्सर केस स्टडीज, मॉड्यूल्स और किसी तरह की आपको देखने को मिलेगा क्वेरीज जो है उसको एड्रेस करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं अमिड्स द टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट के बीचों बीच कोई चैप्टर चल रहा है, उसके बीच में उन्होंने इस तरीके का एक लेआउट देके वहां पे इस चीज को किया हुआ है। पर मैं इसको डिस्कस करता हूं, मैंने कहा भी था, पर यहां पे हमको लग रहा है कि इसको डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और जो डीएम्स हमारे पास आए उसमें कह रहे हैं कि आप बेसिक लेवल से आप हमको एंथ्रो समझाओगे, बताओगे। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको समझने के लिए इट नीड्स अ पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिएंटेशन, जो कि मोस्टली मुझे लग रहा है कि अगर हमको बेसिस से स्टार्ट करना है तो इस चीज को हमको लेटर फेज में सारी की सारी जो केस स्टडीज है उनको एक साथ, जब भी मुझे लगेगा कि आप अब अप्रोप्रिएट वे में एंथ्रोपोलॉजी की समझ आपको आ चुकी है, डिसिप्लिन की समझ आ चुकी है, तो हम इन सबको वहां पे केटर कर सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी फॉर दोस्त जिनका ओरिएंटेशन पहले से है, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रखी है, उनके लिए समराइज में मैं बता देता हूं कि एक रिसर्च दी हुई है यहाँ पे, उसमें की जो प्रॉब्लम इन्होंने एड्रेस की, किसने एड्रेस की हुई है, स्कॉलर का नाम क्या है, एलाइजा क्रिटेंडन, ठीक है। इन्होंने एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया हुआ है। इनको काफी ज्यादा रुझान था किस चीज में, इवोल्यूशन ऑफ डाइट को पढ़ने में, और किस कल्चर का इवोल्यूशन ऑफ डाइट को पढ़ना चाह रही थी, यानी कि जो खान पान ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, आपका जो आहार है, जो मील है, जो डाइट है, वो किस तरीके से ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। मतलब पहले के समय में जो डाइट होती थी, ऑफकोर्स हिस्टोरिक पीरियड में आप जाते हो, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो, एग्जाम्पल लेते हो, तो जाहिर सी बात है जो डाइट रही होगी बुद्धा के समय पे, है ना, वो अलग रही होगी, लॉर्ड बुद्धा के समय पे। बाद में आप जाते हो मौर्य डायनेस्टी के समय में, वहां पे कुछ और रहा होगा, सत्यवनाथ के समय पे और कुछ और रहा होगा, गुप्तास के समय कुछ और रहा होगा, और हर्षवर्धन के टाइम पे कुछ और। इस तरीके से इवॉल्व करते करते जब मुगल आए होंगे तो मुगल का क्विजीन और जायका, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ रखा होगा, वो इंडिया के एक तरीके से किचन में एंटर करता है। और उसके बाद तो आपको पता है पोर्टुगीज यानी कि यूरोपियन एडवेंट होता है, किस तरीके से हमारा कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हो रहा है यूरोपियन पावर्स के साथ, कोलोनाइजेशन हमारा हो रहा है, फिर ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, कई सारे जो यहाँ पे फॉरेन पावर्स हैं वो एंटर कर रही हैं इंडिया में, ठीक है। नॉट ओनली एज ट्रेड एंटिटी बट लेटर एज अ पॉलिटिकल एंटिटी टू, जो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री क्लासेस आपने की कर रखी हैं, आपको बेहतर पता होगा। और उसके साथ ही यूरोपियन जो वे ऑफ स्टाइल ऑफ डाइट है वो सारी चीजें भी आ रही थी। तो इंडिया में भी अगर आप देखते हो, ऑल्दो ये इंडिया की बात नहीं कर रही है, पर आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इंडिया में भी डाइट का एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ है ना। किस तरीके से पहले क्या खान पान था, क्या चीजें उगाई जाती थी। आप देखते हो जब यूरोपियंस आते हैं, खासकर ब्रिटिशर्स, तो एक तरीके से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया, है ना। कैश क्रॉप्स जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होने लगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या आता था, पैसे आते थे, और इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट कर गई थी किस तरफ, मार्केट इकोनॉमी की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही थी बहुत तेजी के साथ। तो ये सारा आपको इवोल्यूशनरी पैटर्न देखने को मिलता है इंडियन डाइट सिस्टम में। उसी तरह ये इंटरेस्टेड थी, पर ये इंडियन सोसाइटी की डाइट के इवोल्यूशन में नहीं, ये एक पर्टिकुलर ट्राइब, आप कह लो, ट्राइब के बारे में आपको पता होगा, जनजाति एक एथनिक ग्रुप है, उसके ऊपर ये डाइट का इवोल्यूशन जानना चाहती थी। उस ट्राइब का क्या नाम था, हडजा ट्राइब नाम था। यहाँ पे आपको, अगर आप इसको जूम आउट करके देखते हो, मे बी यहाँ पे ब्लर हो, इतना ज्यादा साफ ना दिख रहा हो, इसलिए हम मटेरियल को, जो कि आपको मेंशन किया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड नाम के टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तब आप देख सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ है जो कि इजिली अवेलेबल है एम्बर एंड एम्बर की, तो आप उसमें से भी इस चीज को देख सकते हो, चैप्टर 1 का ही ये पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हडजा कल्चर जो है, एक हडजा ट्राइब है, उनके बीच में इस चीज को देखना चाह रही, और उस चीज को जानने के लिए पहले वो क्या डिसाइड करती हैं कि मदर्स यानी कि विमेन, फीमेल उस कल्चर में क्या डाइट कंज्यूम करती हैं, चलिए उसको पढ़ा जाए। पर थोड़े समय बाद वो समझती हैं कि जो डाइट होती है ना, क्योंकि ये बायोलॉजिकल रिसर्च करने वाली थी, है ना, इनकी जो ओरिएंटेशन थी वो फिजिकली या फिर बायोलॉजिकली, ये जो डाइट का कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये किधर आता है, किस साइड शिफ्ट है इसका, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के तरफ, या इन जर्नल भी अगर आप बात करते हो तो इसीलिए इन्होंने चुना था कि पॉपुलेशन जिसका सैंपल लेना था, जिसके ऊपर रिसर्च करनी थी, वो क्या थी, विमेन की पॉपुलेशन थी, मदर्स की पॉपुलेशन थी उस सोसाइटी में, हडजा ट्राइब के बीच में। पर बहुत जल्दी इनको ये समझ में आ जाता है कि मेथड में एक दिक्कत है, उनके सैंपलिंग में एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि मदर्स की जो डाइट होती है वो एक तरीके से सोशल कॉन्टेक्स्ट में बधी हुई है। तो अगर आपको समझना है किसी का डाइट प्लान या डाइटरी इवोल्यूशन, तो आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट को लेके नहीं पढ़ सकते हो, यानी कि सिर्फ एक
मेंबर ऑफ द सोसाइटी को लेकर नहीं पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है किसे, पूरे के पूरे सोसाइटी के डाइटरी प्लान को। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं, आपके यहाँ हमारे यहाँ एक डाइट का प्लान होता है, ठीक है, पर वो डाइट प्लान कांस्टेंट नहीं है ना। एक तो सीजनल वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, कह दीजिए अगर समर में जो वेजिटेबल्स आपके अवेलेबल हैं वो आपके विंटर्स में नहीं होते हैं, विंटर्स में कुछ और आप खाते हो, कुछ और वेजिटेबल्स वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, क्रॉप्स अलग अलग जो होती है वो वहाँ पे आपको अवेलेबल होते हुए देखने को मिलती है, तो उस वजह से एक सीजनल वेरिएशन आ रहा है। और दूसरा क्या है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स आप कहते हो, और अलग अलग फेस्टिवल के समय भी अलग अलग डाइटरी पैटर्न होता है, खाने की चीज़ों का भी डिफरेंस आ जाता है और साथ ही साथ खाने की प्रैक्टिस का भी। खाने की चीज़ों और खाने की प्रैक्टिस में क्या अंतर है, खाने की चीज़ों में वो सारी चीज़ें आ रही हैं जिसको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, और खाने की प्रैक्टिस मतलब आपके डाइट का नेचर क्या है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आप अल्कोहल को किसी पर्टिकुलर समय पे कंज्यूम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं। कई बार आपको ऐसे फास्ट देखने को मिलते हैं इंडियन विमेन और कई जगह पे आजकल मेन भी रखते हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पूरे के पूरे दिन इंसान जो है वो वाटर को नहीं कंज्यूम करता है, उसको क्या कहते हैं, निर्जल व्रत। आई थिंक अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी इन दी कमेंट सेक्शन। उसको निर्जल व्रत कहते हैं या फिर निर्जला व्रत कह के उसको एड्रेस करते हैं, जहाँ पे जो उस फास्ट को रख रहे होते हैं वो वाटर को भी कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। नवरात्रि के समय या सावन का जो महीना होता है, सावन का जो मंथ होता है, उसके हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट को अबेंडन करना होता है। जो लोग उसको कंज्यूम करते हैं, जो नहीं करते हैं वो तो अलग ही बात है। इस तरीके से कई सारे वेरिएशन आते हैं। तो डाइट जो है वो सोसाइटी और कल्चर के अराउंड एक तरीके से वेरी कर रहा है, कल्चर का उस पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ना। फेस्टिवल्स किस चीज का पार्ट है, फेस्टिवल आर द पार्ट ऑफ कल्चर। फेस्टिवल किसी रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है और रिलीजन इन जनरल इन अ होल किसका पार्ट है, एक सोसाइटी के कल्चर का। तो सोशियो कल्चरल सेटअप में डाइट जो है वो वेरी करती रहती है। ये बात जब इनको समझ में आती है तो ये फिर पूरी सोसाइटी के डाइट को, डाइटरी प्लान को देखने लगती हैं, और ना सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को बल्कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट को भी ये जोड़ लेती हैं अपने रिसर्च के मेथोडोलॉजी के अंदर। इसीलिए वो क्या कहती है, अपनी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसको इन्होंने बाद में बदला होता है, चेंज किया होता है, उसको ये किस तरीके से एड्रेस करती है, कहती है कि ये बायोलॉजिकल कल्चरल या फिर बायो कल्चरल, वो टर्म यूज करती हैं कि ये अब जो रिसर्च है वो बायो कल्चरल हो गई, कि बायोलॉजी पे, डाइट पे तो पहले मेरा फोकस था, पहले से मैंने डिसाइड किया हुआ था, पर अब मुझे पता चला कि कल्चर से अलग करके आप डाइट को भी नहीं देख सकते हो, इसीलिए इनका जो पूरा का पूरा सेटअप हुआ वो बायो कल्चरली ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। तो जब ये पढ़ रही होती हैं तो ये देखती हैं कि विमेन किस तरीके से क्या क्या चीज़ें खा रही हैं, क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रही हैं, किस किस चीज़ को उगा रही हैं वहाँ पे, क्योंकि ट्राइब जो है वो वहाँ पे उनके उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं ना, तो ये हंटिंग और गैदरिंग ट्राइब है। इकोनॉमिक सेटअप में हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में बात करेंगे, किसी भी सोसाइटी में अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सेटअप होते हैं। एंथ्रो में आप पढ़ते हो तो वो इकोनॉमिक सेटअप का इवोल्यूशन भी पढ़ती है। मॉडर्न इकोनॉमी में आप पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है आपको बार्टर सिस्टम और जो भी प्रिविलेंट सिस्टम अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से लेकर के प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी तक अवेलेबल है, यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स में जो इकोनॉमिक सिस्टम आपको पता है, आप सिर्फ उसी को डिस्कस करते हो। पर एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, वो टाइम एंड स्पेस में बहुत पीछे जाती है। टाइम में बहुत पीछे जाने का क्या मतलब है, जबकि रिटन रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है, हम ट्रेड को या फिर जिस समय के आपके पास रिटन रिकॉर्ड्स तो मौजूद हैं पर आप उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपके पास रिटन रिकॉर्ड्स है, ठीक है, पर आप उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हो। फिर भी हम क्या करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, कैसे उसका बेबी अगर आप बात करते हो तो सुमेर की जो सभ्यता है ना, सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ कैसे ट्रेड रिलेशन थे, है ना, वो हमको देखने को मिल रहा होता है। जो अलग अलग सील्स मिलती है उसको हम इंटरप्रिटेटिव वे में यूज कर रहे होते हैं, ट्रेड को समझने के लिए, ट्रेड प्रैक्टिसेस को, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को समझने के लिए। तो आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमी को भी बहुत पीछे जाके, जबकि रिटन रिकॉर्ड्स या तो इंटरप्रेट नहीं हुए हैं या डिसाइफर नहीं हुए कहते हो आप, या फिर अवेलेबल ही नहीं है, उस समय में भी वो उस समय की इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को पढ़ना और समझना चाहती है। ये एक एंथ्रोपोलॉजी की यूनिक फीचर है। और स्पेस का क्या मतलब है, वो सिर्फ कंटेम्पररी मॉडर्न सोसाइटीज को नहीं पढ़ रही है, वो ट्राइबल ग्रुप्स को भी पढ़ रही है, एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग वेरिएशन जो सोसाइटी में है उन सबके इकोनॉमिक मोड और प्रैक्टिसेस को पढ़ रही है। तो उन सबको पढ़ने समझने के बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंक्लूजन पे आई कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक मीन्स का भी इवोल्यूशन हुआ है अलग अलग सोसाइटी में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करते हो तो सबसे सिंपलेस्ट मोड अगर ट्राइबल का आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक मोड, तो उसमें आप क्या देखते हो प्रैक्टिसेस को, वहां पे कलेक्शन होता था, ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग और कलेक्शन होता था। यानी कि जैसे आप जाते हो जंगल से कोई चीज, कोई फ्रूट्स हैं, कोई पत्तियां हैं, किसी भी चीज को आप कंज्यूम करने के लिए वहां से ले आते हो, तो क्या कर रहे हो आप, कलेक्ट कर रहे हो उसको, वो कलेक्शन है।
गैदरिंग भी उसी के साथ जुड़ी होती है। कोई चीज़ आपको मिल रही है जंगल में या नेचुरली अकरिंग कोई चीज़ उसको उठा के ले आते हो तो वो आपकी गैदरिंग हुई। हंटिंग मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, वो आपको सबको पता है। तो यूजुअली पहले क्या होता था, पहले की सोसाइटीज़ में जो मेन होते थे दे यूज्ड टू हंट एंड द वुमेन यूज्ड टू डू दी कलेक्शन एंड गैदरिंग वर्क। तो सबसे पहले जो सोसाइटीज आपको देखने को मिलती है वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होती है। धीमे धीमे चीज़ें बदली, तो पेस्टोरलिज्म, डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल्स का तो पेस्टोरलिज्म भी आ गया, फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, और फिर मॉडर्न ट्रेड भी ट्राइबल सोसाइटीज़ के बीच में आपको इवॉल्व होते हुए देखने को मिलता है। पर ये एक सोसाइटी जिसपे ये वर्क कर रही थी एलाइजा जी, वो एक प्रिमिटिव ग्रुप था, हडजा का ग्रुप, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमने आपको जो सेपियंस वर्ल्ड में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे एक रील भी बनाई थी इसके बारे में कि हडजा ट्राइब है, हडजा पीपल है जो तंजानिया में पाए जाते हैं, और उसके ऊपर ही रिसर्च कर रही थी। एक प्रिमिटिव ट्राइब है, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइब है, इसलिए ये हंटिंग एंड गैदरिंग को कर रहे होते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है कि ये बेहतर चीज़ों को कर सके, ठीक है, एग्रीकल्चर को करने के लिए जो टूल्स टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट्स चाहिए वो सब इनके पास नहीं है। तो ये बहुत सिंपल वे में इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये देखते हुए इस चीज़ को समझ ही रही थी कि ये हडजा के ट्राइब में बच्चों के डाइटरी सिस्टम के अंदर में, डाइटरी पैटर्न के अंदर में एक पिक्यूलियर, एक यूनिक चीज, यूनिक फीचर को देखती है, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन है, आपको जूम तो वैसे भी दिखेगा नहीं यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे इसको मार्क नहीं करते हैं, फायदा नहीं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, कैमरा उतना जूम आउट करके इसको नहीं दिखा पा रहा होगा। आप पीडीएफ में देख लेना ग्रुप पे, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे, ठीक है। तो बच्चों के बीच क्या पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है इनके बीच में, कि बच्चे जो कि 4 से 5 साल के हैं, पहले तो 3 से 4 साल के बच्चों को धनुष बाण दे दी जा रही है, ठीक है, और धनुष बाण खेलने के लिए नहीं दी जा रही है, वो दिया जा रहा है कि जिस चीज को तुम एटलीस्ट हंट कर सकते हो, लिजर्ड्स हो गए, एंड्स हो गई, ठीक है, रोडेंट्स हैं, कुछ छोटे मोटे जो ये शिकार होते हैं जिसको एक छोटा बच्चा कर सकता है, हंट कर सकता है, या फिर वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, वेनमस नहीं है, या फिर अटैक नहीं करेंगे बच्चे के ऊपर, बेबी के ऊपर, उन सब चीज को एक तरीके से आपको हंट करना बच्चे को छोटी सी एज में सिखा दिया जाता है। 3-4 साल में उनको तीर कमान दे दिया जाता है, धनुष पकड़ा दी जाती है और कहते हैं बेटा तुम खुद हंट करके ले आओ। तो वो उतनी छोटी उम्र से एक उनके कल्चर, उनके डाइटरी पैटर्न का ये यूनिकनेस कहो कि बच्चा सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है। उसको 3-4 साल की उम्र में आपने धनुष बाण सिखा दी, 5 साल की उम्र तक वो अपना 50%, यहाँ पे कोई डाटा भी दिया हुआ है, ठीक है, 5 साल की उम्र तक वो बच्चा जो है वो अपना 50% जो है खाना उसको कलेक्ट कर लेता है, और 6 साल की उम्र तक 75% खाना जो है वो थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग वो खुद कलेक्ट कर रहा होता है। तो सेल्फ रिलायंस देखने को मिलती है। इसी चीज को जब ये एक दूसरी ट्राइब से कंपेयर करती हैं, जो कौन सी ट्राइब है, सैन पीपल है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं आपके, जो सैन पीपल है ये आपके कालाहारी डेजर्ट में, आपको पता है अफ्रीका का जो रीजन है वहां पे आपको ये पाए जाते देखने को मिलती है। सैन पीपल की जो ट्राइब है, इनके बीच में भी सेम जो बच्चे ग्रुप के हैं वो उतना कुछ काम नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम जो कि हर सोसाइटीज में बच्चे करते हैं, जो कह दिया था ठीक है बेटा ये लेते हो, ठीक है बेटा कुछ वो कर दो, ठीक है, ये सब छोटे मोटे काम तो वो कर लेते हैं, पर मोर और लेस वो अपना पूरा टाइम जो है लेजर में, प्ले में, गेम्स, इन तरह की एक्टिविटीज को करने में गुजारते हैं। अब इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस क्यों है कि एक जगह तो बच्चा इतनी छोटी एज में ये सारी चीज कर रहा है, दूसरी जगह पे बच्चा छोटी सी एज में सिर्फ खेल कूद रहा है। तो ये एलाइजा जी जो है ये अपने रिसर्च के बेसिस पे ये बात को कहती हैं कि ये जो लोकल एनवायरमेंटल या फिर इकोलॉजिकल सेटअप है वो डिसाइड कर रहा है कि बच्चा वहां पे क्या करेगा। जो कालाहारी का रीजन है वहां पे रिसोर्सेज उतने ज्यादा वैसे भी अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा वहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रीडेटर्स, यानी कि खतरे वाले कई सारे जो आप कह सकते हो जो बच्चे को हर्ट कर सकते हैं, इस तरीके कई सारे जानवर वहां पे मौजूद हैं। वाटर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज जो है बहुत स्कार्स है, बहुत कम है, तो आप ढूंढ के भी क्या करोगे, बहुत कम मिलने वाला है, इतनी जल्दी आसानी से चीज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है वहाँ पे। और ऊपर से खतरा है कि बच्चे जो है वो आके बच्चे नहीं है, जो जानवर हैं वो बच्चे को एक तरीके से हर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए बच्चे वहाँ पे इन सब एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ते हैं और अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे फन गेम एक्टिविटीज में कर रहे होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम कहाँ पे नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम हडजा की पॉपुलेशन के बीच में नहीं देखने को मिलती है, इसीलिए वो कम से कम एज में काम को कर रहे हैं। तो एक तरीके से केस स्टडी है और इसका आपको समरी क्या है ना, इस पूरी कहानी का किस्से का मतलब क्या है। ये कोरिलेशन पहले तो इन्होंने शुरू किया कि डाइटरी पैटर्न का इवोल्यूशन देखना चाहती थी, और बाद में इन्होंने उसको कोरिलेट किया किस तरीके से अलग अलग कल्चर के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और किस तरीके से कल्चर और इकोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंस पैदा कर रहा है अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में अमंग्स डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप या डिफरेंट ट्राइब्स। तो ये केस स्टडी थी, हमने शॉर्ट कहते कहते इसको पूरा डिटेली में यहाँ पे मेरे ख्याल से बता दिया आपको, पर ठीक है कोई बात नहीं, कहानी और किस्से की तरह समझाया, कोई बहुत टेक्निकल वे में नहीं समझाया। अगला वाला जो है ये भी आपको बताना था, पर इसको भी, इसमें भी कुछ अलग से ऐसी चीज़ नहीं, केस स्टडी है, बताने जाएंगे तो समय ज़्यादा जाएगा। और कई सारे लोग जिन्होंने ये कहा है कि हमको बहुत बेसिक से चीज़ें समझाओ, बहुत आसान टर्म में समझाओ,
उनको चीज़ें समझाने के लिए हमको इस पार्ट को एक तरीके से बाद के लिए बचा के रखना होगा, जब हमारे एटलीस्ट 2 से 4 चैप्टर जब कवर हो जाते हैं और उसको आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो आपके दिमाग में एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड को हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब आपका सेटअप हो गया, अब इनिशिएशन हो गया आपका, अब आपको हम चीज़ों को समझाएंगे। तो तब के लिए रिजर्व करके रख देते हैं और आ जाते हैं आज के हमारे चैप्टर 2 के ऊपर। और ये चैप्टर 2 भी लाइक चैप्टर 1 2 पार्ट्स में होने वाला है। पहला पार्ट हम आज यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं आपके सामने। ये वीडियो जो है ये पहला पार्ट है चैप्टर 2 का। ये इंडेक्स का पोर्शन है। चैप्टर 2 का क्या नाम है यहाँ पे? रिसर्च मैथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। अलग अलग मैथड जो रिसर्च के लिए यूज होते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, वो भी अगेन 6 पार्ट्स में डिवाइडेड आपको देखने को मिल रहा है। एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, एविडेंसेस, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन एंथ्रोपोलॉजी, स्टडिंग द पास्ट और एथिक्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट और अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी की जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो कवर हो जाए। बाकी ये जो 3 पोर्शंस है ये आपके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड चैप्टर कवर हो रहे होंगे। कमिंग स्ट्रेट अवे टू द एक्सप्लेनेशन, जो वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया था कि एविडेंसेस क्या है, थ्योरीज क्या है, लॉस क्या होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है भले उसका अब बल्क ऑफ पोर्शन ह्यूमैनिटीज की तरफ शिफ्ट है और कंसीडर भी किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी को एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज, पर फिर भी हम कहते हैं इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन। वो किसी भी चीज को पढ़ रही है तो एक साइंटिफिक कनोटेशन के अंदर में पढ़ रही है। और जहां भी साइंस की बात आती है तो वो हाउ एंड वाई को जरूर पूछता है ना। 2 लेटर्स आप ले लो, H एंड W। ये HW आप देख के कई सारे लोगों से डर जाए, बचपन की याद आ जाएगी भाई होमवर्क, तो यहाँ पे होमवर्क वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो हाउ एंड वाई का है, ठीक। साइंस इसको समझने की कोशिश करता है और इस चीज को समझने की जो प्रक्रिया है वो एक्सप्लेनेशंस कहलाती है। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, इट इज द आंसर टू द व्हाई ऑफ एनी क्वेश्चन। आप किसी भी चीज के ऊपर, सर आप पढ़ा क्यों रहे हो, ठीक है, या मैं पूछूं कि वहां पे आप पढ़ क्यों रहे हो, मैंने हाथ में ये पेन क्यों पकड़ रखा है, ये मार्कर क्यों पकड़ रखा है, मैं इससे क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इस स्क्रीन पे क्यों पढ़ा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और इनके वाई ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है, जो या वाई बताने की जो प्रक्रिया होती है, उसको आप क्या कहते हो, वो एक्सप्लेनेशन कहलाता है। तो ये रिसर्च का बेसिक होता है, किसी भी चीज को प्रोसेस करने का बेसिक है कि एक्सप्लेनेशंस उसके हमको चाहिए होते हैं, खासकर जब आप साइंटिफिक कनोटेशन में बात कर रहे हो। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पे कई बार आपको देखने को मिलता है कि मेयर स्टेटिंग ऑफ द फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ पास्ट के ऊपर बात कर रही होती है ना, पास्ट को ट्रेस कर रही होती है, पास्ट में हुआ क्या उस चीज के ऊपर वो बात कर रही होती है, पर उसके वो साइंटिफिक पहलू पे नहीं जा रही होती है कि क्यों किस लिए आया होगा, उसके ऊपर थ्योरीज नहीं बना रही होती है कि बाबर ने यहाँ पे ये किया तो क्यों किया, बाबर ने वहां पे वो किया तो क्यों किया, कैनन्स यूज हुई नहीं हुई, इसने इसके साथ अलायंस क्यों किया, ये सारी चीजें जो हो रही हैं अलग अलग, उसके ऊपर वो एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क को नहीं स्टैब्लिश करना चाह रहा है, ठीक है। वो सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो डाटा उसके पास अवेलेबल है उसको स्टेट कर रहा है कि ठीक है बाबर का मन था एक्सपेंशन करने का, या इनका मन था इस तरीके की चीज को यहाँ पे रूल करने का, या फिर इनको ये चीज करनी थी इसलिए इन्होंने इसको अलायंस बनाया, इन्होंने इस तरह की वॉर लड़ी। सिंपल स्टेटिंग ऑफ द फैक्ट बेस्ड अपॉन अवेलेबल रिकॉर्ड्स। पर यहाँ पे जो चीजें अवेलेबल नहीं है, जो डाटा अवेलेबल नहीं है, उसको आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इसको क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, आगे अभी देखोगे आप, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो वो एक रिसर्च मेथड के अंदर में एक पार्ट आता है। तो यहाँ पे हम हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की, समझने की, उसके पीछे कारणों और वजहों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रयत्न कर रहे होते हैं। जो मेजर पोर्शन है ये पूरा का पूरा एम्बर एंड एम्बर का ही टेक्स्ट है, हमने अलग से कुछ नहीं इधर उधर दाएं बाएं नहीं जा रहे। अक्सर क्या होता है कई जगह पे जब ये एम्बर एंड एम्बर की सीरीज डिस्कस हो रही होती है, कई लोग करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो वो क्योंकि पार्ट तो ये भी है एंथ्रोपोलॉजी का ही है, वो आपको दुनिया भर के टेक्स्ट जो पहले से उनके पास अवेलेबल है उसको सीधे ला के वहाँ पे यूज़ करेंगे और आपको बताने लगेंगे, पर वो मेथड सही नहीं है। अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं एम्बर एंड एम्बर की बुक सीरीज को ही डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप सिर्फ उसी पे रहो ना भैया, बाकी चीज़ तो आप अलग जगह पे बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मुझसे एंथ्रोपोलॉजी सीखना है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है, तो आई एम ऑलरेडी टेकिंग द बैचेस फ्रॉम 21 ऑफ द अप्रैल। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में यूपीएससी के पूरे सिलेबस को एक बहुत ही डिटेल्ड और इन डेप्थ वे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी जिसको भी एंथ्रोपोलॉजी इन रियलिटी इन टोटलिटी सीखनी है फ्रॉम ए टू जी या ए टू जेड अगर आप कहते हो, तो वो हमारे उस बैच को ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे आराम से सीख सकता है, ठीक है, पूरी हैंड होल्डिंग के साथ, नोट्स के साथ, मॉड्यूल्स के साथ, हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन जो आपको मिलेंगे,
और टेस्ट सीरीज जो साथ में इंक्लूडेड है, पर यहाँ पे हमने आपको क्या कहा हुआ है कि हम स्पेसिफिकली एम्बर एंड एम्बर की बुक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एम्बर एंड एम्बर के टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी पे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए हमने हाईलाइट भी किए हुए कई सारे पोर्शन जो ये बुक ही के पोर्शन है, ठीक है, अलग से कोई नहीं आया हुआ है। तो आप वाई को ढूंढ रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सोसाइटी में कहते हो कि पोस्ट पार्टम सेक्स जो है वो टैबू है, ठीक है, पोस्ट पार्टम सेक्स का मतलब या फिर पोस्ट पार्टम की जो प्रोसेस होती है क्या होती है, एक बेबी के बाद दूसरे बेबी जब हो रहा होता है उसके बीच में अंतराल रखने की जो प्रक्रिया होती है, एक टाइम स्पैन, एक गैप रखने की जो प्रोसेस होती है या प्रैक्टिस होती है, उसको आप पोस्ट पार्टम सेक्स कहते हो। वहां पे एब्सटेन किया जाता है या फिर रोका जाता है किस तरीके से नेक्स्ट बेबी को। तो एक प्लानिंग मेथड की तरह भी होता है, कई जगह पे कॉन्शियस, कई जगह पे सबकॉन्शियस, कि आप नेक्स्ट बेबी के और पहले बेबी के बीच में अंतराल को, एक टाइम फ्रेम को, एक गैप को स्टैब्लिश कर रहे हो। दैट मे बी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट रीजन हो सकते हैं उसके पीछे। तो कई सारे सोसाइटीज में ये टैबू है कि आफ्टर यू हैव गिवन बर्थ टू अ बेबी, एक बेबी हुआ है तो उसके बाद तुरंत आप नेक्स्ट बेबी नहीं करोगे, उस ड्यूरेशन में एब्सटेनेंस ऑफ सेक्स रहेगा। तो उस चीज को एक्सप्लेन अगर करने आप जाओ, तो अगर आप कहते हो पहला रीजन कि लोग इस चीज को क्यों करते हो, है ना, एक्सप्लेनेशन की बात हो रही, तो अगर आप दिमाग में है, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है ये क्यों हो रहा है, किसी सोसाइटी में कोई मेंबर ये क्यों कर रहा है, तो आप पूछोगे व्हाई दे एब्सटेन सेक्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो उसके पीछे कोई आपको ये रीजन बता देगा कि क्योंकि वो ये नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसके पीछे कोई वजह होगी। वो कहते हैं कि दे वॉन्ट टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्स फॉर अ ईयर और सो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, ये एक रीजन कोई आपको बताता है। तो क्या आप इसको कहोगे कि ये एक्सप्लेनेशन है? कह सकते हो आप, यस इट इज अ एक्सप्लेनेशन, इट इज एन एक्सप्लेनेशन, बट इट इज अ पार्शियल एक्सप्लेनेशन, आधा एक्सप्लेनेशन है। आधा एक्सप्लेनेशन क्यों? क्योंकि ये सजेस्ट तो कर रहा है कि इसके पीछे कोई वजह हो सकती है ना, लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है, इसके ऊपर ये सजेस्ट कर रहा है, पर वो वजह क्या हो सकती है वो नहीं बता पा रहा है। ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे वांट टू एब्सटेन हैविंग द नेक्स्ट बेबी, इसलिए वो करते हैं इस तरह की चीज को। तो सजेशन तो दे रहा है कि कोई वजह है, कोई कारण है ऐसा करने या फिर ना करने के पीछे, पर वो वजह, वो कारण क्या है वो नहीं बता पा रहा है, इसलिए इसको आप कहोगे कि पार्शियल एक्सप्लेनेशन है। कोई दूसरा भी अगर आपसे आगे कहता है कि बिकॉज इट इज देयर ट्रेडिशन, उनके यहाँ ये परंपरा है, उनके यहाँ ये चीज चलती आ रही है पीढ़ी से, है ना, तो क्या ये एक्सप्लेनेशन है? ये भी, इसको भी आप पार्शियल सत्य कहोगे, क्योंकि ये भी सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको नहीं दे रहा है। ये एक टोटोलॉजी के अंदर में आ जाता है, यानी कि किसी चीज को रिपीटेटिव वे में कहना, है ना, सवाल के मतलब जो चीज कही जा रही है उसके बदले में आप वही चीज वापस से एड्रेस कर दे रहे हो। तो रिपीटिशन ऑफ द स्टेटमेंट ही वहां पे आपका बन जाता है। अगर आप कहते हो कि उनका ट्रेडिशन है, जाहिर सी बात है हमको भी पता चल रहा है कि उनका ट्रेडिशन है, वो नहीं करते हैं, तो चीज उनके यहाँ परंपरागत तरीके से नहीं आपको होते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कोई अगर आपसे कहता है थर्ड स्टेटमेंट कि पीपल डू इट बिकॉज दे ऑलरेडी डू इट, क्योंकि वो हमेशा से करते आए हैं, कर रहे हैं, इसलिए वो करते हैं, तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो ये हर जगह आपको एक एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसलिए दे आर नॉट कंप्लीटली वैलिड एक्सप्लेनेशंस। इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटर होता है, खासकर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर जो होता है, वो क्या करता है, वो चाहता है दो तरीके के एक्सप्लेनेशन को पाना। वो एक तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाह रहा है, और उस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में भी उसको दो एलिमेंट चाहिए। एक होता है थ्योरी और दूसरा जो होता है एसोसिएशंस, या फिर उसको आप क्या कहते हो, रिलेशनशिप कहते हो, ठीक है। वो इन दोनों चीज को जानना चाह रहा होता है। अब एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप और थ्योरीज क्या है, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। एक्सप्लेनेशंस क्या होता है वो आप समझ गए, किस चीज को आप एक्सप्लेनेशन कंसीडर करोगे, किस चीज को नहीं करोगे, किसको आप पार्शियल करोगे, किसको कंप्लीट, वो भी आप समझ गए होगे। अब एक्सप्लेनेशन के दो टाइप हैं या कैटेगरीज है जो यहाँ पे आपको बताई, एसोसिएशन और थ्योरीज, ठीक है, उसको आप समझ लो। यहां पे आ गया आपका एसोसिएशंस और रिलेशनशिप, पहला ये आपका है पार्ट, ठीक है, पहला टाइप है किसका, एक्सप्लेनेशन का। एसोसिएशंस और रिलेशनशिप क्या होता है? अगर आपसे मैं कहूं कि कोई भगोना है, ठीक है, कोई आप कह लो कोई पात्र है, कोई बर्तन है, या फिर आप कह लो सिंक है, उसके बाहर जो पानी है वो आप देखते हो तो वो पूरी तरीके से फ्रोजन हो चुका है, जम चुका है ना, आइस बन चुका है अगर आप कहो तो आप पूछो कि वाई, फिर से वही चीज आएगी, एक्सप्लेन करना है कि वो पानी क्यों बना है। कोई बंदा अगर आपसे आके कहता है क्योंकि कल रात में जो टेम्परेचर था वो गिर गया था, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आपको जाते हुए देखने को मिलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर गया, इसलिए ये जो पानी था ये फ्रोजन हो गया, यानी कि ये बर्फ बन गया, तो वो एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये एक साउंड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साउंड एक्सप्लेनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना, ये दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में आपको एक एसोसिएशन देखने को मिल रहा है।
चीज़ों की जो पुष्टि की जा रही है उसके पीछे एक रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि हाँ, इस चीज़ को आप कंफर्म करने के लिए कह सकते हो कि हाँ ये बात एक तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट के बीच में आपको रिलेशनशिप या एसोसिएशन देखने को मिल रहा है। किस चीज़ के बीच में? दो वेरिएबल्स के बीच में। अब आप पूछोगे वेरिएबल्स क्या है? ठीक है, वेरिएबल्स दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक तरीके के दो स्टेटमेंट आप कह लो, जो आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं। और यहां पे अगर आप बात करते हो, ये जो एग्जांपल हमने दिया, यहां पे दो वेरिएबल क्या है? पहला वेरिएबल कि जब पानी का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, यानी कि पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, बर्फ बन जाता है ना, फ्रोजन कंडीशन में आ जाता है। तो ये पहला वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल क्या है कि जब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है वेरिएशन इन द स्टेट ऑफ वाटर, ये पहला है। और दूसरा क्या है? वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, यानी कि जो टेम्परेचर था वो कोई मान लीजिए 5 रहा होगा, 8 रहा होगा, 10 रहा होगा, वो कहां पे चला गया? 0 पे चला गया। ये दो वेरिएबल है। अब ये दो वेरिएबल, इनको आप इंटर रिलेट करोगे तो क्या चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि इन दोनों के इंटर रिलेशन से, यानी कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा तब पानी जो है वहां पे स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो यहां पे आपको जेन्युइन एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है, एक वैलिड एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक एसोसिएशन है, एक रिलेशनशिप है। और इसी चीज को अगर आप कहते हो साइंस की भाषा में, या साइंस की भाषा में कहते हो, या फिर फिजिकल साइंस की लैंग्वेज में अगर आप कहो, वर्ड के टर्म में कहो, तो वहां पे आप ऐसी रिलेशनशिप या एसोसिएशन को क्या कहते हो? लॉज कहते हो। ठीक है, आइंस्टाइन के लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो वो इसी तरीके के चीजों पे मेंशन होता है। थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके लिए वो दो वेरिएबल के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश की होगी, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन किए गए होंगे। ऑब्जर्वेशन पे जब वो चीज सही उतरती है तो उसको मान लिया जाता है। और लॉज इस नेचर के होते हैं कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसमें कुछ एक दिक्कत भी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो यहां पे आपका वो बात हो गई कि लॉज क्या होते हैं। एक्सप्लेनेशंस, एसोसिएशंस, रिलेशनशिप, लॉज, ये चीज आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचती है? थ्योरीज वगैरह बचती है और हाइपोथेसिस बचती है, वो भी हम अगली स्लाइड में उसको डील कर रहे होंगे। We find such explanations satisfactory because they allow us to predict what will happen in the future. ये जो explanations हैं इसको हम satisfactory क्यों कह रहे हैं? पहले वाले में हमने क्या कहा? दिक्कत है, पार्शियल है, पर इसको हम कह रहे हैं कि हाँ ये वैलिड हमको लग रहा है, ये जेन्युइन लग रहा है, ये सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमको फ्यूचर में क्या होगा, पहला तो हमको बता रहा है कि क्यों कोई चीज हो रही है, वाई उसने बता दिया, और दूसरा हमें साथ साथ ये भी बता रहा है कि फ्यूचर में अगर वैसी कंडीशन होती है तो क्या होगा। यानी फ्यूचर में अगर वापस से जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से 8 या 10 पे जाएगा तो जो बर्फ बनी हुई है वो वापस से पिघल जाएगी। तो एक तरीके से हमको प्रिडिक्शन करने की कैपेबिलिटी दे रहा है, इसलिए आप इसको लॉस कहते हो, और इसीलिए ये सेटिस्फैक्ट्री है, इसीलिए ये वैलिड है, इसीलिए ये मान्य है, साइंटिस्ट इसको मानते हैं। अगली चीज आ जाती है यहाँ पे, ये सिमिलरली वही चीज है, सेम स्लाइड है। अगली चीज आ जाती है यहाँ पे बात थ्योरीज की। रिसर्च मेथड के अंदर में भी कई बार आपको शब्द देखने को मिलता है, लॉस तो देखने को मिला ही आपको, एक्सप्लेनेशन देखने को मिले, एक शब्द आता है थ्योरीज, अक्सर आपको सुनने को देखने को मिलता है। तो थ्योरीज क्या होती है? हमें हर चीज के पीछे जानना होता है वजहें। ठीक है, हाउ पता चल गया तो हम वाई जानना चाहते हैं, वाई पता चल गया तो हमें हाउ जानना है। कोई वेरिएबल हमको पता चल गया दोनों, तो वो चीज क्यों हो रही है हमको वो भी जानना होता है, कब होगी, व्हेन, वो भी जानना होता है। तो एक साइंटिफिक नेचर जो होता है इंसान का, वो हमेशा एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को जन्म दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि आप देख रहे होते हो कि अगर किसी ने कहा, तो जो साइंटिस्ट थे, एक बार हमने वहां पे देखा, पहला वाला जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था कि जो सोसाइटीज है उनके बीच में आपको देखने को मिल रहा है कि पोस्टपार्टम का जो सेक्स है या फिर टैबू है उसके ऊपर, वो आपको देखने को मिल रहा होता है। उसी के ऊपर एक सज्जन ने, एक रिसर्चर ने वर्क किया होता है, उनका नाम जॉन वाइटिंग्स होता है। एंथ्रोपोलॉजी की जो एम्बर नंबर किताब है, उन्होंने काफ़ी बार सेकेंड चैप्टर में उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वाइटिंग साहब का। और वाइटिंग साहब की रिसर्च ये कहती है कि क्योंकि उस पॉपुलेशन के बीच में जो इस तरह की चीज़ को प्रैक्टिस कर रही है ना, पोस्टपार्टम सेक्स को एब्सटेन कर रही है, तो उन सोसाइटीज़ के बीच में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी सोसाइटीज़ में जो मेंबर्स हैं उनके डाइट में, उनके बीच में प्रोटीन की डिफिशियंसी है। तो यानी कि प्रोटीन की डिफिशियंसी है,
इसलिए आपको उनके बीच में सेक्स एब्सटेनेंस देखने को मिल रहा है, या फिर एक चाइल्ड के बाद दूसरे चाइल्ड के बीच में अंतराल गैप बनाने का प्रैक्टिस है, सेक्स का एब्सटेनेंस आपको देखने को मिल रहा होता है। तो ये रीजन बता रहे होते हैं वाइटिंग साहब। तो ये क्या हो गया, आप अगर इसकी बात करते हो कि वाई डू सोसाइटीज विद लो प्रोटीन डाइट्स टेंड टू हैव लॉन्ग पोस्टपार्टम सेक्स टैबूज, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने इस चीज को बताने के लिए ये आपके सामने आपके लॉ आ गई, ठीक है, एसोसिएशन आ गया। एसोसिएशन कैसे है ये, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पहला वेरिएबल क्या है कि एक सोसाइटी में लॉन्ग पोस्टपार्टम सेक्स देखने को मिल रहा है। दूसरा वेरिएबल क्या है कि वो तब आपको देखने को मिल रहा है जब सोसाइटी में प्रोटीन की डिफिशियंसी है। तो दोनों आपस में इंटररिलेट हो रही कि ये ऐसा होगा जब ये चीज वहां पे हो रही होगी, ठीक है। लो प्रोटीन का वहां पे आपको कंजम्पशन देखने को मिलेगा या प्रोटीन डिफिशियंसी होगी मेंबर्स के बीच में, तो पोस्टपार्टम सेक्स के बीच में आपको लंबा अंतराल देखने को मिलेगा या फिर एब्सटेनेंस देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से वहां पे लॉ रखी गई। अब कोई भी लॉ अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे स्टेटमेंट्स आपको अलग से उसके साथ जोड़ने होते हैं, और वही सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो आपस में आप उसको क्या कहते हो, थ्योरीज कहते हो। तो थ्योरीज आर दोज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो जस्टिफाई कर रही होती हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू या अदर मेथड के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर लॉ को। तो सिमिलरली आपको वही चीज यहां पे देखने को मिल रही है। तो थ्योरीज एक्सप्लेनेशंस होती हैं किसका, लॉस का, ठीक है। लॉज खुद अपने आप में एक्सप्लेनेशन थे, वो वेरिएबल्स के बीच में इंटररिलेशन, आप कह रहे हो कि दो वेरिएबल्स उनके बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही हैं, लॉज जो है, ठीक है। और यहां पे आपको थ्योरीज जो देखने को मिलती हैं वो खुद अपने आप में लॉज को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे कि यहां पे ये चीज आपको देखने को मिल रही है तो इसकी वजह आपको एस्टैब्लिश करनी होगी, क्यों हो रहा है ऐसा, तो इसीलिए आप उसको क्या कहोगे, थ्योरी कहोगे। अगर कोई भी बात इस स्टेटमेंट को, जो लो प्रोटीन कंजम्पशन वाला स्टेटमेंट है, उसको जस्टिफाई करने की या उसके पीछे रीजन देने का काम कर रही होंगी तो, ठीक है। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम चलते हैं कि थ्योरीज जो होती हैं वो हमेशा, या फिर अगर आप कहो हमेशा क्या, कभी भी अगर आप उसकी एग्जांपल बात कर लो, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। पर हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, हमारे लैब में केमिस्ट्री फिजिक्स या कहीं भी आप बात करते हो तो इस तरीके से अथॉरिटी के साथ हमें चीज़ों को पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हमको लगता है ये थ्योरीज या फिर जो लॉज हैं आपस में यूनिवर्सल हैं, हमेशा प्रूव्ड है, ये कभी गलत नहीं हो सकती हैं। पर ऐसा नहीं होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि कोई भी थ्योरी अपने आप में 100% सही नहीं होती है, सब में गलती की गुंजाइश है। सिर्फ अभी आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो सही आ रहे हैं, उस लॉस पे सही बैठ रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हो कि हाँ ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जिस दिन कोई ऑब्जर्वेशन या फिर आपकी ऐसी कैपेबिलिटी हुई कि उसको आप डिनाई कर सको तो आप कहोगे कि अब वो गलत हो चुका है। यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फोटोन की आपसे बात की जाती है ना, कि लाइट के ऊपर बात की जाती है कि कई सारे पार्टिकल जो है उससे मिलकर बना हुआ है। लाइट किससे बना हुआ है, कई सारे पार्टिकल्स है जिसको आप क्या कहते हो, फोटॉन्स कहते हो। तो ये बात साइंटिस्ट कहते हैं, सब लोग मानते हैं, पूरी दुनिया मानता है, पर किसी ने फोटोन को देखा ही नहीं है। कोई माइक्रोस्कोप इतना ताकतवर, इतना पावरफुल बना ही नहीं है जो फोटोन को देख सके, है ना। तो इसीलिए ये बात जो होती है डाउट के दायरे में आती है। लोग इसको कई सारे लॉज के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, इसके बीच एक रेशनल को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये चीज़ अभी तक वैलिड रखी गई है। पर ये इसको आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। इसीलिए ऐसी चीज़ों को हमने जो वर्ड यूज़ किया था शुरुआत में ही, वो क्या है, ये थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। थ्योरी के थ्रू ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, आपके दिमाग में एक ढांचा बनाया गया उस चीज़ का, इसलिए इसको थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट आप कह के डिक्लेयर कर रहे हो। नेक्स्ट बात आ जाती है यहाँ पे आपके कि जो गलती हमने बात की कि कोई भी थ्योरीज है वो सही तो कभी नहीं हो सकती पूरी तरीके से, पर हाँ गलत बहुत आसानी से हो सकती है, यानी कि उसको रिजेक्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है। और इसकी जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होता है, उसको आप क्या कहते हो, फॉल्सिफिकेशन कहते हो। यानी कि आप इस तरीके के एविडेंसेस लाओ, इस तरीके ऑब्जर्वेशन दिखाओ जिससे वो जो वहाँ पे वेरिएबल थे उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप था, जिससे वो लॉस बनी थी, उसको डिनाई कर पाओ, तो जाहिर सी बात है आप फॉल्सिफाई कर सकते हो किसी भी गिवन थ्योरी को। तो थ्योरी बहुत आसानी से रिजेक्ट की जा सकती है, ये बात यहाँ पे एम्बर एंड एम्बर जी ने यहाँ पे कही हुई है। फॉर एग्जाम्पल वाइटिंग ने प्रिडिक्ट किया कि सोसाइटीज जिनके बीच में लॉन्ग पोस्टपार्टम सेक्स है वहां पे प्रोटीन की डिफिशियंसी आपको देखने को मिल रही है ना। और वो किस रीजन में हो रहा है, ये चीज जो आपको है वो किस रीजन में देखने को मिल रही है, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा ऑफन देखने को मिल रही है देन कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। और ये चीज जो है ना, कि प्रिडिक्शन है कि ट्रॉपिकल रीजन में ही ये प्रैक्टिस होगी, ये चीज होगी, पोस्टपार्टम सेक्स और लो डिफिशियंसी, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी कहां पे, ट्रॉपिकल रीजन में,
तो कहाँ पे वो जो प्रिडिक्शन है कि वो चीज़ कहाँ पे देखने को मिलेगी, इसको आप क्या कहते हो रिसर्च के अंदर में, रिसर्च की भाषा में इसको आप हाइपोथेसिस कहते हो। अगर वो चीज़ वहाँ पे ट्रू होती है, यानी कि ट्रॉपिक्स में ही हर जगह आप जाते हो, हर एक ट्रॉपिकल रीजन में जाते हो, और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको हर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में, सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये ए ट्रॉपिकल रीजन है, ये बी ट्रॉपिकल रीजन है और ये सी ट्रॉपिकल रीजन, इन सब में आप जाते हो और इन सब में ही क्या है, पोस्टपार्टम सेक्स के एब्सटेनेंस की प्रैक्टिस आपको देखने को मिल रही है, इन सब में आपको देखने को मिल रही है ना, और इन सबके में ही आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी भी देखने को मिल रही है। यानी कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही बैठ रहा है कि एक तो हर एक सोसाइटी में जो ट्रॉपिकल रीजन में है, यहाँ पे हम टी लिख दे रहे हैं कि ये सब के सब ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रो लिख देना है क्योंकि टेम्परेट भी टी से शुरू होता है। यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में सोसाइटी ए बी सी सबके बीच में आपको एब्सटेनेंस देखने को मिला है ना, और वहां पे आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी भी देखने को मिली। तो ये इंटररिलेशनशिप हर जगह जब जस्टिफाई हो रहा है तो उसको आपने एक हाइपोथेसिस के तौर पे यहाँ पे रखा है ना। पर अगर ये जो आप कहाँ पे देखा जा सकता है ये चीज गलत हो गई, यानी कि किसी टेम्परेट रीजन में ये चीज आपको देखने को मिलती है, टेम्परेट रीजन में भी कई सारी सोसाइटीज आपने उठा ली ए बी सी, और उसके बीच में भी ये सिमिलर चीज आपको देखने को मिली, तो वहां पे आपका काम गड़बड़ा गया, आपका जो लॉ थी, आपकी जो थ्योरी थी वो पूरी तरीके से बंटाधार हो गई। तो आप कहोगे कि वो उस ऑब्जर्वेशन पे खरी नहीं उतरी, उसका जो हाइपोथेसिस था वो सही नहीं हुआ। तो हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस आर द प्रेडिक्शंस, वो थ्योरी जो आप बात कर रहे हो दीज आर द प्रेडिक्शन दैट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरीज, किसी भी थ्योरीज से जो प्रेडिक्शन आप निकालते हो उसको आप हाइपोथेसिस कहते हो, और वो बता रहा होता है कि हाउ दीज वेरिएबल्स, अलग अलग जो वेरिएबल है वो कैसे आपस में रिलेटेड है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि क्या थ्योरीज है, क्या थ्योरीज सही हो सकती हैं, हमेशा सही नहीं होती हैं, गलत बहुत आसानी से हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, उसको क्या कहते हो, फॉल्सिफिकेशन कहते हो, यहाँ पे दिया हुआ आपके। और आपका जो पार्ट है रिलेशनशिप, एसोसिएशन, लॉज, इन सब के ऊपर जो क्लैरिटी चाहिए थी, आई होप कि ये सेकेंड चैप्टर जो है मेरा नंबर का, उसका पार्ट 1 जो है उसने क्लैरिटी आपके दिमाग में स्टैब्लिश कर दी होगी। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं तो वो पार्ट क्या है कि बता रहा होता है आपको कि एक ब्रीफ हिस्ट्री में वे में आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में बात करो। पहले तो उसने हमें यह बता दिया कि थ्योरीज होती क्या है। क्यों बताया, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में भी आप कई तरह की थ्योरीज पढ़ते हो। जो लोग यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं या यूजीसी नेट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना अपना सिलेबस उठा के देखा होगा, चाहे वो नेट का हो चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी का हो, उसमें कई सारी थ्योरीज दी होंगी, आपको पता होंगी है ना। कई लोग को पार्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है। हमने टेलीग्राम के चैनल में एक पोल करवाया था, बहुत सारे लोग उसमें कहें कि उनको सोशल एंथ्रोपोलॉजी और थ्योरीज वाला पार्ट जो है सबसे ज़्यादा कठिन लगता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में थ्योरीज या थॉट्स हैं वो कौन कौन से, अलग अलग स्कूल है, एवोल्यूशन है, डिफ्यूजन है, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनल स्ट्रक्चर की आप बात करते हो, कॉग्निटिव थ्योरीज आपको देखने को मिल रही होती हैं, मटीरियलिज्म आपको देखने को मिल रहा होता है। इस तरीके से अलग अलग थ्योरीज आपको देखने को मिल रही होती है। ये आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हो और इसको आप एक पूरी दुनिया का सत्य ना मान लो, यूनिवर्सल फैक्ट ना मान लो। इसीलिए पहले एम्बर एंड एम्बर ने आपको रिसर्च का और थ्योरी का नेचर बताया कि थ्योरीज होती क्या है, वो गलत हो सकती हैं, हाइपोथेसिस कैसे उन थ्योरीज को एक तरीके से वो कर रही होती हैं, उनके जो फाइंडिंग्स है उसको वैलिडेट करने की काम कर रही होती हैं, उसको जस्टिफाई करने का काम कर रही होती हैं, लॉस क्या होती हैं, रिलेशन, एसोसिएशन, ये सब क्या होते हैं, वो पहले उन्होंने क्लियर किया। फिर आपको वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किससे, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज से। इस पार्ट में आप क्या देखते हो, यहाँ पे ये हमारा एंड होने वाला है फर्स्ट पार्ट का, और इस पार्ट में आप देखोगे अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात की है। फॉर एग्जांपल इवोल्यूशनरी थ्योरी की बात कर लो, जिसके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, टाइलर साहब आपके जुड़े हुए हैं, मॉर्गन साहब, मेन साहब, बेकोफिन साहब, बेस्टियन साहब, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वो थ्योरी दी है। अगर आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ी है तो हमारी इसी सीरीज में, जहाँ पे वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, एंथ्रोपोलॉजी की जो पूरी सीरीज है स्टडी IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उसमें आप जाइए और इवोल्यूशनरी स्कूल को भी आप पढ़ सकते हो पहले, ठीक है। पर अगर आपको सिर्फ एम्बर एंड एम्बर के साथ चलना है तो आप यहाँ पे भी हमारे साथ बने रह सकते हो, और पहले ये देख लो फिर उसके बाद आप उस पर जंप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें आने वाली है। इवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर एग्जाम्पल क्या कर रही होती है, वो चीज़ों का ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, किस तरीके से चीज़ें एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक पहुंची हैं, उसको यूनिवर्सली वो समझा रही होती, आइसोलेशन में नहीं समझा रही है। अमेरिका में कोई चीज़ कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंची, यूरोप में कैसे पहुंची, इंडिया में कैसे पहुंची, वो नहीं, वो यूनिवर्सल लॉस के तौर पे इन सारी चीज़ों को बता रही होती है कि चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई। फॉर एग्जांपल मैरिज का इवोल्यूशन कैसे देखने को मिला, आज एक इंसान से मैरिज कर रहा है यूनिवर्सली अलग अलग जगह पे, ऑल्दो इसके एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। कई जगह पे मल्टीपल मैरिजेस इंडिविजुअल कर रहे हैं, कई जगह पे मेल फीमेल की जगह पे सेम सेक्स मैरिजेस हो रही है, तो ये सब एक्सेप्शंस हैं। पर इन जनरल
मोनोगैमी स्टैब्लिश्ड एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मैरिज, जहां पे एक इंडिविजुअल से, खासकर एक मेल एक फीमेल से मैरिज कर रहा होता है। तो ये इस स्टेज पे पहुंचने से पहले आप कई स्टेजेस से आए हो। तो सबसे पहली स्टेज जो थी वो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी की होती है, जहां पे कोई रूल्स नहीं थे कि कौन किससे शादी करेगा, है ना। तो वहां से लेकर के आप इस स्टेज तक आए हो, तो क्या हुआ है, कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है। किसका? इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का। उसी तरीके से फैमिली का हुआ है, उसी तरीके से किनशिप की जो टर्मिनोलॉजीज है, आप अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को आपको देखने को मिलता है, अलग अलग टर्म्स बुलाते हो, उसकी भी इवोल्यूशनरी पैटर्न आप पढ़ रहे होते हो। तो हर एक चीज का इवोल्यूशन हुआ है दुनिया भर में। पहले जो होता है उसको आप कहते हो सोसाइटी का, अगर नेचर कहो, लोगों का नेचर करो, तो इवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं कि पहले के जो लोग थे वो क्या, सेवेजरी बार्बरिज्म से गुजरते हुए फिर वो सिविलाइज्ड हुए, सभ्य समाज फिर उसके बाद आया। उससे पहले एक समय जो लोग थे पूरी तरीके से जंगली तौर पर बिना रूल्स, डिसिप्लिन, नॉर्म्स इन सब के जी रहे होते थे, कोई कल्चर नहीं होता था उनके बीच में। तो ऐसा चीज जो होता है वो इवोल्यूशनरी कह रहे होते हैं, पर इससे सारे लोग तारुक नहीं रखते हैं, इसीलिए इसको क्रिटिक किया जाता है, बाद में इसको डिस्प्यूट किया जाता है, इसकी जो यूनिवर्सैलिटी है उसको क्वेश्चन किया जाता है। बहुत सारे लोग, जिसमें एक प्रोमिनेंट नाम है फ्रांस बोआज, वो इसको क्वेश्चन करते हैं और अपनी थ्योरी देते हैं, जो कि बाद में बोसियन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बन जाता है। वो स्ट्रेस आउट कर रहे होते हैं कि भैया बैठ के हवा में कोई भी चीज़ कहना बहुत आसान है, ज़मीन पे जाके हर चीज़ को पढ़ो, समझो, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जो आप कह रहे हो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। रेसिज्म की डिबेट आ जाती है, वो भी एक सॉर्ट ऑफ थ्योरीज है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, है ना। खासकर 19th सेंचुरी में आप देखते हो, 20th सेंचुरी में ये चीज़ बहुत डिबेट हाई हो जाती है। और रेसिज्म की जो थ्योरी है वो एक तरीके से कह रही होती है कि इंडिविजुअल के बीच में जो वेरिएशन है, अच्छे बुरे का, सुपीरियोरिटी का, या इंटेलिजेंस का, फेयरनेस का, हाइट का, ये सारी चीज़ें जो हैं इनहेरेंट कैपेबिलिटी से जुड़ी होती है। यानी कुछ लोग जो हैं वो महान बनने के लिए ही, इंटेलिजेंट बनने के लिए ही, मास्टर बनने के लिए ही पैदा हुए होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो स्लेव्स बनने के लिए पैदा हुए होते हैं। तो एक बहुत डेरोगेटरी जो रिमार्क होता है वो रेसिज्म की थ्योरी कह रही होती है। और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक बड़ा योगदान होता है, अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्बर को ही मैं कोट कर रहा हूँ, अलग से अपनी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक बड़ा योगदान होता है इस पूरी डिबेट को एटलीस्ट टेक्स्ट बुक तक, रेफरेंस पर, लिटरेचर में खत्म करने का। ऑल्दो कई जगह पे आज भी ये डिबेट चल रही होती है। अमेरिका का अगर आप करंट अफेयर्स जीएस में कवर कर रहे हो, प्रीलिम्स के लिए आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा अमेरिका में पूरी तरह का किस तरीका रेसिज्म का, भेदभाव का, जो ये नस्ल भेदभाव का पूरा मामला है वो चलता रहता है। आए दिन उसके ऊपर न्यूज़ अपडेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और स्कूल आपको देखने को मिलता है थ्योरी, कौन सा फ्रंट है वो, इकोलॉजिकल फ्रंट है आपका, कल्चरल इकोलॉजी का फ्रंट है। जूलियन स्टीवर्ट नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया हुआ। वो क्या एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से कल्चर और जो आपका इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक रिलेशन है, यानी इकोलॉजी और कल्चर के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से इकोलॉजी कल्चर को इन्फ्लुएंस करेगी, किस तरीके से कल्चर इकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, वो चीज़ आप पढ़ रहे होते हो। सो दीज आर ऑल हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताई हुई है कि अलग अलग टाइप की थ्योरीज आपको कौन सी देखने को मिलती है एंथ्रोपोलॉजी में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर, जहाँ पे हमने 3 ग्राउंड ब्रेकिंग पार्ट्स को कवर किया, पार्ट्स को देखा, एड्रेस किया। नेक्स्ट में जो रिमेनिंग 3 पोर्शन आपके रह गए, 3 यूनिट्स रह गई हैं इसकी, या 3 टॉपिक्स रह गए, उसको हम कवर कर रहे होंगे। खत्म करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, आप यहाँ पे जो आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 अप्रैल से 1 PM ऑनवर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे तगड़ा वाला अगर डिस्काउंट चाहिए तो एक कोड है जो हमारे और आपके मिलने से बनता है। हम और आपको जोड़ के क्या बनता है, हम हमेशा कहते हैं अस बनता है, और वहीं आपका कोड भी है अस लाइव, यानी कि यूएस लाइव को आप अप्लाई कीजिए और किसी भी कोर्स पे स्टडी IQ पे एनरोल होते समय मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेलेबल कीजिए। सो हरी आप, सीट्स जो हैं वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेड इनरोलमेंट हो सकता है, और कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहाँ पे लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, गेट इन द बैच, स्कोर 300+ एंड शॉर्टली, आप अगर कह सकते हो जो आपकी डेस्टिनी है उसको पूरा कीजिए। वो डेस्टिनी क्या है? लबासना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ एम्बर एंड एम्बर। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।